हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा पेपर 4 और 5 तारीख को है। 5 तारीख को ग्रुप डी का पेपर है, नहीं ग्रुप सी का है। तो उसके लिए जो भी चीज़ें आपको पता हैं पहले तो आपको उनको फोकस करना चाहिए। और इसीलिए देखिए, मैं जो ग्रुप डी वाले लोग होते हैं उनको लगता है कि यार पेपर में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो नहीं समझ में आता। उसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हम लोग आपके लिए यहाँ पर ये पूरा पोर्शन जो लेके आ रहे हैं, इसकी लेवल, इसका अंदाजा, वो पूरा पैटर्न लगभग ग्रुप डी को मैच करते हुए कराया जा रहा है, जिससे आप लोग कहीं से भी गलतियां ना करें और पेपर जो है आपका वो आसानी से निकल जाए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और मेरी कोशिश जो है, आप लोग इसको अप्लाई, मतलब हमें इंप्लीमेंट तभी मिल पाएगा, हमें मतलब आप लोग अगर इंप्लीमेंट करेंगे तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लोग इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आप लोग पढ़ते रहिए, जरूरी है। चलिए, तो 51 नंबर में लेके देखेंगे, निम्न में से किसे मृदा क्षरण रोका जा सकता है? किसके माध्यम से, किससे मृदा क्षरण रोका जा सकता है? पेड़ काटने से। अगर पेड़ काट देंगे तो सिंपल सी बात है, मिट्टी तो वहां पे छूट जाएगी और वो मिट्टी बह जाएगी। बांध बनाने से पानी को रोका जा सकता है, मृदा क्षरण यानी कि मृदा को कटना नहीं। पेड़ लगाने से और सड़क बनाने से, बिल्कुल। पेड़ लगाएंगे तो पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं, तो इसलिए वहां पे मिट्टी का कटाव रुक जाता है। सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? 10, 11, 8 या 7? तो देखो, बात करेंगे अगर सौर ग्रह में ग्रहों की संख्या, अब तो खैर 8 है टोटल, जिसमें से मैं आपको दूरी के हिसाब से बताता हूँ। सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, इस तरीके से बताऊंगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस जिसको अरुण भी कहते हैं, और लास्ट में वरुण आता है, नेपच्यून। ठीक है, एक और यम था जो कि खत्म कर दिया गया, वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। तो कितने टोटल सौर परिवार में ग्रह कितने हो जाएंगे? 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, या कह सकते हैं यूरेनस और नेपच्यून लास्ट वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे टोटल 8 बन जाते हैं। चलिए, फिर यहां पे देखेंगे कि हैजा निम्न में से किससे फैलता है? तो हैजा आपको पता है, मच्छर से मलेरिया, मक्खियों, तितली, कीड़े। तो बिल्कुल मक्खियों से फैलता है। ये मक्खियां जो है गंदगी अपने साथ लेके आती हैं और जो हमारे खाने में छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से जब हमारे पेट में जाता है तो ये गंदगी की वजह से हमको हैजा हो जाता है। ठीक है, जो मक्खियां वो जो होती हैं, और एक विब्रियो कॉलेरा नामक एक जीवाणु होता है, यही मक्खियां ही फैलाती हैं। यही संक्रामक रोग होता है और ये हैजा बना देता है। चलिए, फिर देखेंगे अगला, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो रांची, जयपुर, बिलासपुर या जबलपुर? सारे के सारे जो है आपको लगभग सारे शहर वहीं के दे रखे हैं। ठीक, जबलपुर तो वहां का नहीं है, मध्य प्रदेश का है। बिलासपुर वहीं का है, रायपुर भी है और रांची भी है। तो छत्तीसगढ़, रांची झारखंड, रांची तो धोनी वाला शहर है ना। हाँ, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी, तो वो तो छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करेंगे तो वो जयपुर हो जाएगी। ठीक, बाकी जो नवा रायपुर जो है, अटल नगर, जिसको छत्तीसगढ़ की नई आगामी राजधानी के रूप में निर्मित किया जा रहा है। अब आने वाले समय में आपको नया रायपुर, या कह सकते हैं कि अटल नगर, वो राजधानी बन जाएगा थोड़े दिनों बाद, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब। वोट करने की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो वोट करने की न्यूनतम आयु होती है भाई 18 साल। बाकी ये किस इंप्लीमेंट की वजह से ऐसा हुआ था? ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था जिसकी वजह से, चलो मैं बता देता हूं। मैं एक ही चीज बताऊंगा, या तो संविधान संशोधन बताऊंगा या ईयर बताऊंगा। अब यहां पे आप लोग लाइव तो हो नहीं, तो मैं ऐसा करता हूं कि जो वोट करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई थी, पहले ये 21 वर्ष थी। ये संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। संविधान संशोधन का नंबर आप लोग बताएंगे, ठीक है, बाकी मैंने बता दिया है। अहिंसा ही परम धर्म, यानी कि अहिंसा परमो धर्म, यह कहा गया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने, या महात्मा गांधी ने? तो सिंपल सी बात है, अहिंसा पे काम करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी, जिन्होंने ही ये कहा था कि अहिंसा ही परम धर्म है। ठीक है, बाकी इससे पहले जो है श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया था, और ये जो पंक्ति थी ये कही थी। और बौद्ध एवं जैन धर्मों की महत्वपूर्ण वाक्य भी इसी तरीके के हैं। भारतीय गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? 1857, वर्ष 1947, वर्ष 1950 या वर्ष 1952? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा जो गणतंत्र था वो कब स्थापित किया गया था? तो गणतंत्र कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब? 26 जनवरी। चलिए आगे बढ़ेंगे।
निम्न में कौन सी 1857 की लड़ाई में नहीं था? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे या दादा भाई नौरोजी? रानी लक्ष्मीबाई भी थी, नाना साहब पेशवा भी थे, तात्या टोपे भी थे, दादा भाई नौरोजी। इनका आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो थे 1825 लेके 1917 तक रहे थे, लेकिन 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट यानी कि भाग नहीं लिया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, नाना साहब कानपुर से थे और तात्या टोपे ग्वालियर से, ठीक है। 1857 का विद्रोह इन लोगों ने वहाँ जहाँ जहाँ मैंने बताया है वहाँ से किया था। चलिए अगला देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय या एनी बेसेंट? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 में की थी। कहाँ? बॉम्बे में, ठीक है। कहाँ की थी? तो बॉम्बे में की थी, जो कि अब मुंबई हो चुका है। और इन्होंने ही कहा था, क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो, इन्होंने ही ये नारा दिया था। और इन्होंने एक जो है किताब भी लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिले कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 1875 बॉम्बे में की थी। इन्होंने ही क्या क्या कहा था? आर्य समाज की स्थापना जिन्होंने की थी, किसने? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का ही एक वाक्य था कि वेदों की ओर लौटो, और इन्हीं की एक किताब थी सत्यार्थ प्रकाश। तीनों चीज़ें आपको यहीं से इंपॉर्टेंट थी, तीनों चीज़ें आपको बता दी। बढ़िया क्वेश्चन थे तीनों। चलो फिर 60 नंबर देखेंगे कि निम्न में कौन महाद्वीप नहीं है? एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक देश है, ठीक है। इंडोनेशिया जो है वो एशिया महाद्वीप का एक देश है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई। देखो ये हमेशा चौड़ाई और लंबाई इसी रूप में पूछा जाता है। वैसे तो ये ऐसे पूछा जाता है कि जो भारतीय झंडा है वो किस अनुपात में है, तो वो 3:2 के अनुपात में हम लोग बताते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कह दिया पहले चौड़ाई बतानी है फिर लंबाई। तो यानी कि चौड़ाई है 2 और लंबाई है 3, तो यहाँ पे 2 और 3 का ये हो जाएगा। संविधान सभा जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोग कमेंट बताना है। उसके साथ ही जो संविधान सभा थी उसमें राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के समान अनुपात वाली 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर कौन सा होता है? केसरी, उसके नीचे आता है सफ़ेद और उसके नीचे आता है हरा। सफ़ेद पट्टी के बीच में एक 24 तीलियों वाला एक गोल चक्र भी होता है, ठीक है, जो कि नीले रंग से रंगा हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका रंग पूछा जाता है, जो बीच में चक्र बना होता है इसका रंग पूछा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 14? तो देखो अनुच्छेद जो 14 है वो भारतीय नागरिकों को विधि यानी कि कानून जो होता है उसके समक्ष समानता देता है। क्या देता है? समानता देता है। 17 में तो छुआछूत का अंत है। चलिए, सबसे गहरा महासागर पूछा जा रहा है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, और लास्ट में प्रशांत महासागर। अगर सबसे गहरे की बात करेंगे तो वो हो जाएगा प्रशांत महासागर, क्योंकि ये इसमें ऐसे ऐसे करके एक जो ट्रेंच गई है, इस ट्रेंच का नाम है मरियाना ट्रेंच, जो कि सबसे गहरा है, ठीक है। ये इसी का है प्रशांत महासागर का, तो ये इसलिए सबसे गहरा माना जाता है। सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है? सौर प्रणाली, नक्षत्र मंडल, ग्रह या धूमकेतु? तो जो सितारों का एक समूह होता है, जब भाई पूरा का पूरा जो क्या बनाएगा, जो सितारों का समूह होता है वो एक समूह बनाता है, तो उसको कहते हैं नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। धूमकेतु तो टूटता हुआ तारा होता है, ग्रह अलग चीज़ है, सौर प्रणाली तो जो सूरज वाला पैटर्न होता है वो पूरा। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर कहा जाता है? कोशिका का पावर की बात करेंगे तो किसको कहते हैं? गोल्जी का केंद्रक, केंद्रिका या माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। चलिए अगले की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे साइंस के बढ़िया क्वेश्चन है। वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है, क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन। अगर दम घुटने की जब भी बात आ जाती है तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, और इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन के उत्तक तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण दम घुट जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। नॉर्वे किस देश की राजधानी है, ये पूछा जा रहा है। तो नॉर्वे अबुजा, बर्न, ओस्लो या मोनाको? तो ये ओस्लो की राजधानी है। फिर
68 नंबर, ए ओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। जो ए ओ ह्यूम थे, इन्होंने सर्वप्रथम इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, के में जो है अधिकारी नियुक्त किए गए थे। 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय इटावा के कलेक्टर भी ये बने थे। ये एक अंग्रेज थे। संविधान के अनुसार भारत की संसद के कितने अंग होते हैं? तो भारत की संसद के आपको पता है कि कितने अंग होते हैं, तो उसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? सब लोग बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि उसके 2 अंग होते हैं, एक तो लोकसभा, एक राष्ट्रपति, सॉरी राज्यसभा और लोकसभा। नहीं, ऐसा नहीं, उसके 3 अंग होते हैं। संसद हमेशा कंप्लीट होगी जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों होंगे, तो इसीलिए उसके 3 अंग माने जाते हैं। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर को किसने बनवाया? कौन सा? तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर को किसने बनवाया है? चालुक्य, चोल, पांड्य और राष्ट्रकूट। जो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इस बृहदेश्वर मंदिर आपने पता होगा कि किसने बनवाया? तो चोल ने बनवाया था, चोलों ने बनवाया था। ठीक है, जो चोल शासक था, कौन? राजा राज प्रथम, उसी ने 11वीं सदी में इसका निर्माण किया था। यह सदी पूछी जाती है, कौन सी सदी में हुआ था? तो 11वीं सदी में। किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में किया जाता है? किस हार्मोन का उपयोग तृणनाशक के रूप में होता है? अच्छा, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, 2,4-D एब्सिसिक अम्ल एसिड। बिल्कुल, तो ये 2,4-D जो है नामक जो एक हार्मोन होता है, जिसको कार्बन यौगिक का उपयोग तृणनाशक यानी कि खरपतवार नाशक के रूप में किया जाता है। इसका जो पूरा नाम होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल होता है। भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है? अगर तटीय सीमा की बात करेंगे तो वो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, ये लगभग सब समुद्र के किनारे वाले राज्य हैं और इनकी सबकी तटीय सीमा बनाते हैं। अगर सबसे लंबी बात करेंगे तो गुजरात बनाता है, और अगर सबसे छोटी की बात करेंगे, छोटी, तो कौन बनाता है? तो गोवा बनाता है। ठीक है, अगर दक्षिण भारतीय राज्यों में बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है? तो आंध्र प्रदेश। आरएनए का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है कि क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोनाइट्रिक एसिड, राइबोन्यूट्रिएंट एसिड, रिवर्स न्यूक्लिक एसिड। तो जो आरएनए होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। 74 नंबर, अष्टांगी मार्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा बुद्ध, महावीर, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा बुद्ध, स्वामी नहीं, महात्मा बुद्ध ने किया था। महावीर, स्वामी नहीं, महात्मा बुद्ध ने किया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध ही जो थे, इन्हीं के अनुसार जो है इन मार्गों का अनुसरण करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, उनका यह मानना था। चलिए, भारत में पूछा जा रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है, किस प्रकार का कर है? तो ये तो आपको बहुत आसानी से पता होगा कि भाई जब भी आप कभी कुछ लेने जाते हो तो अब तो ये लोग जीएसटी जो है, अब तो जीएसटी ये लोग ऊपर से जोड़ के दे देते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जीएसटी जो है एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, और जो आपके जो भी आप परचेस करेंगे, जो भी आप सामान खरीदेंगे, उसमें इंक्लूड होके आता है। तो ये जो है, ये हम लोगों की गलती कह लीजिए या नासमझी कह लीजिए, क्योंकि हम लोगों को इकोनॉमिक्स तो पढ़े नहीं है आप। अब इकोनॉमिक्स इतनी ज़्यादा नहीं पढ़े हैं कि आप ये चीज़ समझ पाएँ कि जीएसटी कहाँ पे लगनी है, किन किन प्रोडक्ट्स पे लगनी थी, किन किन पे नहीं लगनी। तो ये एक तरीके का अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और ये देखा जाए तो आप कुछ सामान लेने जाते हैं तो ठोक आप पे डायरेक्ट टैक्स पे दिया जाता है, तो ये गलत तरीका है। चलिए, खैर आज की जो क्लास है वो हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।